हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 2, चंद बरदाई का काव्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचयिता का नाम लिखिए। हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता महाकवि चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के अभिन्न मित्र व राजकवि हैं तथा पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बखान है तथा मोहम्मद घोरी के साथ हुए युद्धों का वर्णन है। आदिकाल में आल्हा खंड के नाम से किस वीर काव्य को जाना जाता है? जगनिक के परमाल रासो काव्य को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो के काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया। षड ऋतु वर्णन। बढ़ते हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्रति चित्रण और चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालें। प्रति चित्रण। सदैव से ही कवियों की सृजन प्रेरणा रही है। कवियों ने प्रकृति के विविध रूपों एवं व्यापार से तादात्म्य स्थापित कर उन्हें अपने काव्य में उकेरा है। भारतीय काव्य में प्रकृति चित्रण की परंपरा का इतिहास अत्यंत पुरातन है। उसी क्रम में कवि चंद बरदाई के काव्य में भी प्रकृति के सभी रूपों का वर्णन मिलता है। चंद ने आलंबन, उद्दीपन व अलंकारिक रूपों में प्रकृति का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। आलंबन रूप। राजसी वातावरण में रहने वाले चंद ने प्रकृति के आलंबन रूप के सजीव चित्र उपस्थित किए हैं, जैसे गज्जरन समीर सद, निझझरत झरय नद सेर नद्य, नि झझरही झरिय झरहर करूर, उभरही सलील ललिता सपुर। रासों में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में भी मिलता है। षट ऋतु वर्णन परंपरा भी रासों में मिलती है। चंद ने इसमें प्रकृति के 12 मासा का वर्णन भी किया है। ऋतु वर्णन। पृथ्वीराज रासों में संयोगिता हरण के लिए जाते
पृथ्वीराज को प्रत्येक सभी वियोग की कष्ट की बात समक्ष रखकर 6 ऋतुओं में घर से जाने की अनुमति नहीं देती। कवि चंद ने प्रत्येक ऋतु का वर्णन अत्यंत कौशल से किया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु। वर्णनों में ऋतुओं की विशेषताओं के साथ संयोग एवं वियोग की स्थितियों का भी उल्लेख किया है। अलंकारिक रूप। पृथ्वीराज रासों में कवि ने अलंकारों के रूप में अनूठा प्रतिचित्रण किया है। उन्होंने प्रति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अलंकारों का निर्वाह किया है। रासो चरित्र प्रधान महाकाव्य है। महाकाव्यों में चरित्र चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनमें चरित्र के बल पर युगीन प्रवृत्तियों, परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को विस्तार दिया जाता है। चंद ने रासों में पृथ्वीराज चौहान के युग की समस्त प्रवृत्तियों, आस्थाओं, मान्यताओं एवं परंपराओं को नायक के माध्यम से जीवंत रूप दिया है। उन्होंने पृथ्वीराज के चरित्र की धीरोद्धता, त्याग, कार्यकुशलता, युद्ध कुशलता, रूप, उत्साह, तेजस्विता, क्षमाशीलता आदि का चित्रण किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह काव्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश कवि चंद द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो नामक काव्य के पद्मावती समय नामक प्रकरण से उद्धत है। इस अंश में कवि ने समुद्र शिखर गढ़ के स्वामी की पुत्री राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि राजकुमारी पद्मावती मानो चंद्रमा की 16 कलाओं से बनी थी। चंद्रमा की कलाओं के समान उनका सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी कारण उसकी शेषवास्था और बाल्यावस्था मानो चंद्रमा के अमृत रस से सींची हुई थी। उसके चंचल और विशाल नेत्रों ने अपनी शोभा से खिले हुए कमल, मकर राशि मछली, भंवरे वंशी, बांस की गांठ जो आंख जैसे प्रतीत होती है, या वंशलोचन खंजन पक्षी के और हरिणों के नेत्रों की शोभा को कांतिहीन बना दिया है। इन सभी से सुंदर नेत्रों की तुलना की जाती है। उसके शुभ्र दांतों के सामने हीरे की सुंदर नाक के समान तोते की चोंच सुंदर नाक के सामने तोते की चोंच की, लाल लाल कोमल होठों के सामने बिंबा फल की, नाखूनों के सामने मोतियों की सुंदरता फीकी सी लगती है। उसके लंबे केश देखकर लगता था मानो उसके शरीर से काले सर्प लिपटे हुए हों। उसकी मंद और ललित चाल के सामने हाथी, सिंह और हंस की गति भी लज्जा से लज्जित जाती थी। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने उसे सांचे में ढालकर बनाया है। उसके सभी अंग सांचे में ढले हुए से प्रतीत होते हैं। उस पद्मावती में एक पद्मिनी नारी के सारे लक्षण विद्यमान हैं। लगता है कि विधाता ने पद्मावती के रूप में साक्षात कामदेव की पत्नी रति को ही उतार दिया है।
विशेष। कवि ने परंपरागत उपमानों को पद्मावती के अंगों की सुंदरता के सामने हीन दिखाया है। सुंदर नेत्रों की तुलना कवि खिले कमल, मछली, भ्रमर, खंजन पक्षी, हरिण के नेत्र आदि से करते हैं, लेकिन पद्मावती के नेत्रों ने इस सभी को अपनी सुंदरता से लज्जित कर दिया। बाल बेस, ससिता, समीप, हरिकीर, नखसिख तथा कामकामिनी, हरि, हंस, संचय सचीर आदि में अनुप्रास अलंकार है। अंग सौंदर्य के वर्णन में अतिशयोक्ति अलंकार है। भाषा डिंगल है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। श्रृंगार रस स्पर्श है। थैंक यू गाइस।